हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आ गए आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का जो पिछले साल का फाइनल क्वेश्चन पेपर था, टर्म 2। याद रखिएगा, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव था, टर्म 2 सब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे। इससे पहले एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो थोड़ा सा इसमें खुद से प्रैक्टिस करना होगा। बायोलॉजी, मैथ, इकोनॉमिक्स वगैरह में मॉडल सेट वगैरह से कम आता है, ठीक है। ओनली इन्फॉर्मेशन चलेगा, सॉरी, ठीक है। और बाकी सब कुछ हम लोग अब सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी टाइम वेस्ट कम करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं बाकी सब कुछ। इस बार का मॉडल सेट आएगा तो सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन टॉप सीक्रेट इसलिए टॉप सीक्रेट है कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर था बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भरा हुआ है तो उसको तो जरूर कर लेना है, बाकी कीजिए मत कीजिए। या प्रीवियस ईयर 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कम से कम, या इस साल का जो मॉडल सेट आएगा उसको जरूर बना लेना है, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस करवा देंगे और प्रीवियस ईयर का, लेकिन पहले इसको जरूर कर लीजिए। एक लड़का टेलीग्राम में लिंक भेजा था, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का है दिया हुआ है, तो वो सभी देख सकते हैं। ऐसे मैं खुद से करा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो जो काम करने के लिए आया है पहले इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में बटा हुआ है, देख लीजिएगा। सी में लॉन्ग रहेगा, ए बी में शॉर्ट रहेगा। तो आई थिंक वीडियो अगर छोटा बनेगा तो ए बी आज करेंगे और सी आपका अगले दिन, या फिर छोटा बनेगा तो दोनों कर देंगे सब एक ही में, सॉरी। और अगर जल्दी हो जाएगा तो एक ही में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, और 1 से 7 है कि इसमें वेरी शॉर्ट है, ठीक है। इसमें 5 को आंसर देना है, किसी में से आपका 2 नंबर का है 1 से 7 तक में। तो इतना डिस्कशन नहीं करते हैं, आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाते हैं। चलिए, जैकबोर्ड सेक्शन है, वेरी शॉर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अप्रूव्ड है, यहाँ से कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, सारा का सारा आंसर आपको एकदम सही मिलेगा। और जो भी है, क्योंकि सारा आंसर मैं अपने नोट्स से, जिस नोट से पढ़ाता हूँ, जिसे मैंने एग्जाम दिया था, सारा का सारा नोट्स देखिए, प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। देखिए श्रीवास्तव सर का जो है नोट्स, तो इसी से देखिए लिखा हुआ है ना, उसी नोट से तो सारा क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि उस नोट्स को फॉलो करिए। किताब वगैरह पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा डजेंट मैटर, नोट्स को फॉलो करिए, सब कुछ रिजल्ट बेस्ट जाएगा। चलिए, तो डायरेक्ट सेक्शन ए का फर्स्ट आंसर देखते हैं। चलिए, टर्म 2 सब कुछ ठीक है। सेक्शन ए फर्स्ट आंसर सभी को यहीं पे लिख दिया है कि सोचिए कि अलग अलग कहाँ पे लिखेंगे। चलिए, क्या है डिफाइंड फ्लो, देखिए डिफाइंड फ्लो, डिफाइन स्टोक, ये सब क्या है डिफिनेशन। और डिफिनेशन को रटा, डिफिनेशन में कुछ नहीं दिमाग लगाइएगा। याद हो तो लिखिए, नहीं याद हो तो चलेगा। हाँ, लेकिन याद भी करना तो समझ कर, ऐसा नहीं समझ के तो ये कहीं भूल गए तो कुछ अपने से लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना क्या है कि डिफिनेशन को रट जाना है, डिफिनेशन को याद कर लेना है, ठीक है। लॉन्ग में समझना रहता है, लॉन्ग में खुद से लिखिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर है उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन जो डिफिनेशन है उसको तो रट जाइए। उसमें एक ही लाइन 2 लाइन का होता है तो उसमें क्या सोचना है, क्या अलग से लगाना है, रट जाना है, काम खत्म हो जाएगा। डिफाइन फ्लो, डिफाइन स्टोक, ये सब प्योर डिफिनेशन है तो हमेशा आता है, हमेशा पूछता है। देखिए क्या होता है, फ्लो इज, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। चलिए, फ्लो इज एन इकोनॉमिक, क्या है, फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। बस एक लाइन का डिफिनेशन याद कर लेना है, एग्जाम में आएगा तो इसको लिख देना है। क्या होगी इसके जगह पे आप क्या चेंज करिएगा, क्या सोच के लगाइए, कुछ नहीं। हाँ, मान लीजिए इकोनॉमी वेरिएबल है तो यहाँ पे कुछ अपना अगर समझे हुए हैं तो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। मान लीजिए आप नेशनल इनकम लगा सकते हैं या वेल्थ ऑफ द कंट्री लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में कभी कभी भूल जाते हैं, गलत भी लिखते हैं। इसलिए जो एक्यूरेट डिफिनेशन है उसको याद कर लीजिए ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट बन जाए, ठीक है। तो फ्लो क्या है, फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, जो भी आर्थिक वेरिएबल जो होता है, लेन देन, पैसा कौड़ी, कितना प्रोडक्शन, कितना क्या हो रहा है, सब कुछ, ठीक है। तो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल का मेजरमेंट करके बताता है विच मेजर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में बताएगा फ्लो, और स्टॉक आपको बताएगा, सॉरी, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम में कि इस टाइम में कितना घंटे का धन है, क्या है जो भी, और यहाँ बताता है कि कितना आपका पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, इसका क्लियर हो जाएगा। बाकी नोट्स में सब मिल जाएगा, पढ़ाया है तो सब बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन के तौर में। चलिए, इनकम, वाटर एंड रिवर क्या होता है, फ्लो है, फ्लो कंटिन्यूअस फ्लो। वही यहाँ बोल रहा है कि हम लोग मेजर करेंगे इकोनॉमिक वेरिएबल का, लेकिन कब, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेल ऑफ व्हीट, फिर क्या है, वाटर लीकेज फ्रॉम टैंक, ये सब कंटिन्यू चलने वाला काम है। तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन, इससे भी एग्जाम्पल है। तो इतना कुछ एग्जाम्पल याद मत रखिए, 2 एग्जाम्पल याद रखिए, बाकी डिफिनेशन को मस्ट रट जाना है, याद कर लेना है, ठीक है। इस टाइप का डिफिनेशन हमेशा पूछता है। चलिए, क्योंकि डिफिनेशन में जो वर्ड है तो उसको वर्ड याद रहेगा तो ना लिखिएगा, क्या लिखेगा एग्जाम में, बिना केवल सब सोच, क्या समझना है तो उसको याद भी करना है, केवल समझना नहीं है और केवल याद भी नहीं करना, दोनों काम करना है। समझ के याद करना है, जो एक्यूरेट याद करना है और उसको रट जाना है, और जो बड़ा है जो केवल ऊपर ऊपर समझ के लिखेंगे तो उसको बस केवल अच्छे से समझ लेना है,
तो दोनों काम करते हुए चलना है, समझना भी और याद भी करना है। डिफाइन नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम ऐसा डिफिनेशन है कि इसको हम नहीं भी रटेंगे ना तो काम हो जाएगा, इसको सोच के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन इस टाइप कभी कभी डेंजर डिफिनेशन होता है, तो कुछ कुछ डेंजर डिफिनेशन को याद करना रहता है, रटना रहता है। ठीक है, तो बात को समझ गए। क्योंकि हम लोग एक सर बोलते थे कि साइंस या किसी में डिफिनेशन को क्या करिएगा, उसको तो रटना है, उसमें कोई दिमाग नहीं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो क्या करिएगा, रटिएगा ना, उसमें तो कोई दिमाग, तो डिफिनेशन में ज़्यादातर रटना ही रहता है। ठीक है, अब नेशनल इनकम ये सब डिफिनेशन नहीं है, ये सब क्या है, ये सब एक कॉन्सेप्ट है, ये सब आपका मेन पॉपुलर टॉपिक है। तो ये सब सोच के खुद से लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा देखिए, इसको बताएंगे तो अच्छे से समझाते हैं इसको, देखिए कैसे क्या है। द सम ऑफ द इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम, टर्म्ड है नेशनल इनकम। यानी कि कंट्री के जितने भी यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ना, तो सारे सम ऑफ द इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, ई वर्ड को डालना जरूरी होता है, नॉर्मल रेसिडेंट डालना जरूरी है कि जो मेन मूल निवासी यहाँ के हैं तो उन लोग का जो इनकम होता है, ठीक, ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल में, तो नेशनल इनकम। ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑल द इनकम प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज नेशनल इनकम। तो अलग अलग तरीका से इसको लिख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो धागा डिफिनेशन है, डिफाइन फॉलो, डिफाइन स्टॉक, ये सब तो रट लीजिएगा तो बेस्ट रहता है, एक्यूरेट नंबर मिलता है। ठीक है, तो बात समझाना कुछ और था लेकिन फिर भी चलिए अब देखेंगे व्हाट इज बार्टर सिस्टम। देखिए सारा का सारा मैं नोट से लिया हूँ, कहीं से आंसर अलग से नहीं लिया हूँ, तो कहते हैं कि नोट्स को फॉलो करिए। चलिए, तो बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू ए सिस्टम बाय विच, देखिए यहाँ पर बार्टर सिस्टम सब डिफिनेशन टाइप का है, तो सबको जो रटने लायक उसको रटिए और जो समझने लायक है उसको समझिए और जो दोनों लायक है उसको दोनों काम करिए। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम सब क्या है, थोड़ा थोड़ा रटिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, दोनों काम करते हुए चलिए, आपका आंसर बेस्ट होगा, समझ में आएगा, लिखा देगा एग्जाम में भी। चलिए, तो समझना भी, याद भी करना, सब कुछ थोड़ा सा जूम कर रहा था, क्लियर दिखाई देगा। बार्टर सिस्टम क्या था, अगर कोई पूछ देगा आपसे तो क्या करिएगा, बार्टर सिस्टम के बारे में बता दीजिएगा कि हाँ बार्टर सिस्टम में गुड से गुड चेंज होता था, तो उसको अपने से भी लिख सकते हैं, समझे हुए हैं तो ठीक। लेकिन कोई छोटा डिफिनेशन है तो उसमें समझा हुआ काम नहीं करता, उसमें रटा हुआ काम करता है। लेकिन जो बड़ा डिफिनेशन है तो उसमें समझा हुआ काम करेगा। इसको किधर रख दें, चलिए ठीक है, इसको लास्ट में देखें। तो बार्टर सिस्टम क्या था, जो इतना टाइम वेस्ट किया, इसका बता, कहने का मतलब ये कि छोटा डिफिनेशन को रट जाइए, बड़ा डिफिनेशन को समझ जाइए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है ना, चलिए, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा, बाकी उसका सोल्यूशन बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम, अब केवल सब जल्दी से खत्म करेंगे, बाय विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी विदाउट यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम, इस वर्ड को डालना जरूरी है। तो कभी कभी कुछ कुछ वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको टॉपिक में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चेंज कर देते बिना पैसा का एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन सरप्लस वीट, एक पर्सन के पास ज़्यादा गेहूं है, ठीक है, हु वांट्स क्लोथ, जो चाहता है कि कपड़ा चाहता है। एक वीवर है, उसके पास ज़्यादा सरप्लस क्या है, उसका वीट है। ठीक है ना, वेन द बोथ द पर्सन मीट एंड एक्सचेंज गुड्स इज नोन है बार्टर सिस्टम। दोनों मिलकर अपने गुड्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते थे, उसी को बार्टर सिस्टम बोलते थे। इन दिस वे द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोथ पर्सन आर मीट, एग्जाम्पल दे दिया, थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन है कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, मैंने एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी चेंज होता था, इसी को बोलते थे कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इन इकोनॉमी या फिर एक्सचेंज इकोनॉमी। तो बार्टर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिए। अब आपको आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए ये सब क्या है, ये सब तो समझना ही मुश्किल है, ये सब ऐसा है कि समझना ही मुश्किल है, तो रटने की तो बात की चीज़ है। तो कुछ कुछ ऐसा रहता है कि जिसमें समझना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो जो जैसा है उसको वैसा करना, तो इसको डीप में पहले समझना है, उसके बाद इसको वर्ड को क्या करना है, पकड़ के याद कर लेना है। बार्टर सिस्टम में क्या था, बस केवल समझ लेना है। ठीक, फ्लो में क्या है, रट लेना है। इसमें क्या करना है, केवल रटिएगा तो तभी खत्म हो जाएगा, रटाएगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा डिफिनेशन रटाता भी नहीं है। अब केवल समझिएगा तो हाल ही समझ में नहीं आता है, तो दोनों काम कभी कभी करना पड़ता है। तो इसीलिए जो जैसा डिमांड रहता है वैसा काम करिएगा तो आपका बेस्ट रिजल्ट होने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए, तो क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर इसको बोलते हैं। ठीक है, आपका लीगल रिजर्व रेशियो का पार्ट होता है एसएलआर और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोनों। ठीक है, तो सारा नोट्स में मिल जाएगा, सारा मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है, तो पढ़े होंगे तो बस अच्छा याद होगा। याद नहीं, भूल भी गए तो रिवीजन किए, तो उसको कैसे करके याद करना है, समझना है, जैसे करना है, बस हमको एग्जाम में लिखने के लिए जो मतलब रिक्वायरमेंट है फुलफिल करिए और रिजल्ट किसी भी हाल में बेस्ट करिए। इकोनॉमिक्स का प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन दिखा देंगे कैसे क्या पूछता है, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब पॉपुलर एसएलआर से पिछले बार भी दिया था, पिछले बार का तो सोल्यूशन बना ही रहे हैं।
याद आ गया, तो दिया था, तो याद रखना है सबको। तो क्या होता है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड। नेट डिमांड का वैसा परसेंट, डिमांड में डिमांड डिपॉजिट जो जमा की है बैंक में, ठीक है, तो उसका मिनिमम परसेंट कुछ परसेंट को रखना रहता है। तो देखिए कहाँ पे रखना रहता है, टाइम लेबिलिटी, डिमांड डिपॉजिट को भी और टाइम लेबिलिटी जो टाइम से फिक्स किया उसको भी, ठीक। विच कॉमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ देमसेल्फ, खुद के पास रखती है कॉमर्शियल बैंक, खुद के पास SLR, और CRR कहाँ पे रखती है, वो CRR भेजती है सेंट्रल बैंक को। तो दोनों को पढ़ना होगा। SLR यहाँ पे पूछा था, अगला बार CRR पूछेगा, कैश रिजर्व पूछ सकता है, ठीक है। तो SLR इंक्रीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन और एक्सेस डिमांड, और डिक्रीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन और डिफिशियंट डिमांड। कह रहा है कि SLR को इंक्रीज कर दिया जाता है कब, इन्फ्लेशन के समय में, और इसको घटा दिया जाता है कब, इन्फ्लेशन में SLR को बढ़ा दिया जाता है। और SLR को बढ़ाने का मतलब कि SLR क्या, कुछ परसेंटेज को कहाँ पे रखना है, अपने पास रखना है बैंक को, ठीक है। तो कितना रखना है, कैसे रखना है, RBI डिसाइड करती है। तो RBI बताएगी गई, जब इन्फ्लेशन महंगाई रहता है तो महंगाई में क्या होता है, सारे महंगे महंगे मिलते हैं सामान, ठीक है। तो क्या होता है ना कि SLR को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि पैसे आप खुद अपने पास ज़्यादा रखिए, क्योंकि लोगों पास क्या पैसा ज़्यादा है, इसीलिए महंगाई हो गया। लेकिन जब महंगाई नहीं रहता, मंदी रहता है, तो क्या क्या कर दिया जाता है, SLR को डिक्रीज कर दिया जाता है कि अपने पास पैसा कम रखिए, लोगों पास पैसा नहीं है तो मार्केट में पैसा भेजिए। ये पॉलिसी है किसका, RBI का पॉलिसी रहता है, ठीक है। चलिए अब आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये सब पॉपुलर डिफिनेशन सबको याद कर लेना है एकदम किसी भी हाल में, ठीक है ना। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसी के रिलेशन में क्या था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। पिछला बार इसका आंसर शायद मैं गलती लिख दिया था, मैं ऑटोनोमस का लिख दिया था इंड्यूस में, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि साइंस में हम लोग पढ़े क्या इंड्यूस करंट जो अपने आप इंड्यूस होता है, लेकिन हम सोचे कि इकोनॉमिक्स वही होगा, लेकिन जी नहीं, ऑटोनोमस होता है जो अपने आप होता है, इंड्यूस आपका अपने आप नहीं होता है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर है 5 का आंसर ऊपर में लिख दिया है, दैट इन्वेस्टमेंट विच चेंज एज द लेवल ऑफ इनकम चेंजेस इन इकोनॉमी। इनकम का लेवल जैसे चेंज होता है तो ये भी आपका चेंज होता है, और ऑटोनोमस आपका खुद से, वहाँ पे इनकम लेवल से नहीं देखा जाता है। दोनों डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस एज द लेवल ऑफ इनकम चेंज इन इकोनॉमी। इनकम का लेवल चेंज होगा, देखिए अब ग्राफ लगा दिया है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, तो डायरेक्टली आपका रिलेटेड टू इनकम रहता है, ठीक है। और ऑटोनोमस क्या होगा, कांस्टेंट, उसको किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी डिफिनेशन अच्छा है, तो इसको भी याद कर लेना है। चलिए उसके बाद है डिफाइन डायरेक्ट टैक्स। देखिए सब पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, इसी पिछला साल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है, तो मान लिया आइडिया लगेगा, डायरेक्ट पूछा, पिछला बार इनडायरेक्ट पूछ देगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स का पार्ट होता है, और टैक्स होता है कि कंपलसरी पेमेंट जो कि गवर्नमेंट को देते हैं, तो उसी में से डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज द डायरेक्ट टैक्स, ठीक, दैट ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पेज डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज इट, एंटिटी दैट इम्पोज इट, उस एंटिटी को देते हैं जो किसको इम्पोज किया है। तो कौन इम्पोज किया है, सरकार इम्पोज किया है, तो सरकार को ही हम लोग देते हैं, कौन, पर्सन हम लोग देंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जिस पे लगाया गया है, ठीक है, किसको देगा, जिसके द्वारा लगाया गया है, दैट इम्पोज इट, ठीक है। चलिए एक बहुत सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल था, ठीक है, न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, एक सेकेंड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड शो द डिफिशियट्स ऑफ, बैलेंस ऑफ चैप्टर नहीं पढ़ा देंगे। चलिए तो 300 का दिखाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको, कि 300 का क्या होगा, डिफिशियट यानी कि घाटा में दिखा रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जो हम लोग लेन देन करते हैं ना, तो उसी का लेखा जोखा रहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, कितना अच्छा। तो हम लोग का बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा है 300 करोड़ का घाटा में आपका गया इस बार का, ठीक है। वेल द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। देखिए एक्सपोर्ट का वैल्यू है 500, मान को मैंने बाहर भेजा, ठीक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लेखा जोखा आपको दे दिया कि 300 वही तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी कहिए, तो व्यापार होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग चीज़ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग चीज़ है, तो दोनों को बताएंगे चैप्टर पढ़ाएंगे तब। देखिए न्यूमेरिकल टाइप का हम क्या बोले थे हम, कल एक लड़का या कौन लड़की को पूछी थी भाई न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में क्या थ्योरी को समझिए, फिर फार्मूला देखिए कौन फार्मूला लगता है, उसे कैसे बनाया जाए, तो न्यूमेरिकल देखिए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए तो बन जाता है, गिवन और लिख के। तो साइंस में फिजिक्स में पूछ रही थी, इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं है, सिंपल रहता है, बन जाता है। तो कितना आसान न्यूमेरिकल था, 500 में से माइनस कर दिया 300, तो बच गया मेरा 200, कैसे, क्योंकि एक्सपोर्ट किया था 500 का, यहाँ पे दिखा रहा है कि BOP है और आपका 300 है,
300 आपका टोटल दिखा रहा है, तो टोटल होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट किए, ठीक है टोटल। तो बोले कि एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट दोनों मिलाकर क्या होता है, दोनों मिलाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ यहाँ पर ट्रेड दिया है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखा रहा है कितना एक्सपोर्ट कितना इम्पोर्ट किए, ठीक। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT। अब यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट का वैल्यू दिया हुआ, इम्पोर्ट पूछ रहा है ना, एक्सपोर्ट का दिया हुआ इम्पोर्ट पूछ रहा है, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, ठीक है ना। तो 500 से माइनस कर दीजिए किसको, एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, तो ये 500 में से एक्सपोर्ट को माइनस कर दिए। सिंपल न्यूमेरिकल रहता तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़िए, ये सब डिफिनेशन टाइप को रट लेना है, और जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा उसको समझ लेना है। राइट इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सब रटने वाला नहीं, ये सब समझने वाला टॉपिक है, ये सब आपको समझिए, एग्जाम में अच्छे से समझा हुआ को याद रखिए कि क्या समझे कैसे समझे हैं। दूसरा चीज़, तो एग्जाम में उसको लिख दीजिएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक। तो बस पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ बेस्ट होगा। चलिए, तो क्या है, 3 आपका फीचर लिखना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो देख लीजिए तीनों फीचर है, तीनों फीचर है, और भी फीचर होते हैं लेकिन 3 फीचर नोट्स में और था, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उसी को यहाँ पर दिया है। तो देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन की साधन जो होता है हिंदी में उसको, तो उसका ओनरशिप किसके, प्राइवेट व्यक्ति के पास या इंडिविजुअल के पास रहेगा। इसके बाद प्रोडक्शन टेक प्लेस फॉर द सेलिंग आउटपुट इन द मार्केट। प्रोडक्शन इसीलिए होता है कि मार्केट में क्या करना, सेल करना है, सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक वर्ड भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए भी होता है। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िएगा तो नए नए वर्ड माइंड में रहेगा, तो उस वर्ड से आप क्वेश्चन से लिखने में आसानी होगा। कम पढ़िएगा तो भूल जाइएगा क्या क्या पढ़े थे क्या क्या नहीं पढ़े थे। चलिए, तो देयर इज ए सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस, यहाँ पर लेबर सर्विस भी होता है, ठीक है ना। दैट एट ए प्राइस विच इज कॉल्ड वेज रेट, यानी कि लेबर का खरीद बिक्री भी होता है। और साथ ही साथ देयर इज ए नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन ट्रेड, व्यापार में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो काम खत्म हो गया, तो बस समझे रहिएगा, तो लिख दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। अब आपका आगे 9, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ मनी, जो पढ़ाते वक्त भी बोले थे, चैप्टर पढ़ा दिए कि फंक्शन ऑफ मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछेगा। तो देख लीजिए कहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। और जैसे जैसे आपको आता है, जैसे समझ में आता है, जैसे पढ़ना है तो वैसे पढ़िए, दूसरा का देखा नहीं कि वैसे पढ़ रहा है वैसे पढ़ रहा है, जी नहीं, आपको जो आता है और कंपेयर भी नहीं करना है, बस आपने पढ़ना है, जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझिए, उतना ही पढ़िए, ठीक है। चलिए, सबका अपना अपना होता है ना। तो चलिए, इसके बाद अपने से मेहनत करना, जितना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए, सब हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह रहे थे, फंक्शन ऑफ मनी जो बताया था पढ़ाते वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लीजिए फंक्शन ऑफ मनी को 1 2 3 4 दूनी 8। चलिए, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। काम करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है ना, एक्सप्लेन करना है ना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। देखिए क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का काम करती है कैसे, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन है, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन है। तो मनी है जनरल, क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसके पास मतलब सभी को इसको एक्सेप्ट करते हैं। एनी कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज फॉर द मनी, ठीक है ना। तो मनी से हम लोग कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज द वे द सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था तो खत्म हो गया, यानी कि 2 वस्तुओं का जब रिक्वायरमेंट रहता था ना उसमें, कि जब दोनों आएंगे तभी होगा एक्सचेंज, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मनी उसका प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम बन गया, आराम से कॉमन चेंज कर सकते इसको, ठीक है, हो गया। आज भी हम लोग एक्सचेंज का मनी का काम करते हैं। चलिए, मेजर वैल्यू ऑफ, वैल्यू स्टोर करके रखता है ना, मनी के रूप में आप धन को रख सकते हैं, लेकिन पहले सामान था, सामान को कैसे रखते हैं, ज़्यादातर सामान गुड्स क्या होते थे, पेरिसेबल होते थे, जो खराब हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। तो ये पेरिसेबल से वर्ड का कैसे यूज करते हैं हम लोग, बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार जान रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं बार बार पढ़िए, सब याद हो जाएगा, समझ जाइएगा तो अच्छे से रिजल्ट बेस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहे थे, मेजर ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ओ इस तो सॉरी क्या बोल दिया, मेजर स्टोर ऑफ वैल्यू का बारे में बोल दिया। स्टोर ऑफ वैल्यू ऐसा होता है मनी को, वो भी आपका फंक्शन है। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी मेजर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में सभी को मेजर कर सकते हैं, ठीक। दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड द कॉमन वैल्यू ऑफ मेजर, ठीक है, सभी को हम लोग मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में। तो इसीलिए किसको क्या बोला जाता है, कॉमन वैल्यू ऑफ मेजर, मनी को। इट बिकम ईजियर फॉर द एनी वन तो कंपेयर विद द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द एनी अदर 2 कमोडिटी, आसान हो जाता है, एक दूसरे कमोडिटी को मेजर करना है तो मनी के फॉर्म में आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, थस इट्स सर्व एज द यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि इस प्रकार से हम लोग
एक वैल्यू का इकाई बोल सकते हैं इसको, किसको, मनी को वैल्यू का इकाई बोल सकते हैं। कि किसी का 5 रुपया, ठीक, किसी के बारे में बोले कि 10 रुपये का सामान है, तो 5 रुपये का सामान है, 10 रुपये का सामान है, तो किससे हम लोग मेजर कर रहे हैं, कोई तो यूनिट होगा मापने का, तो वही यूनिट है कौन, मनी। ठीक है, तो क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, एक्सप्लेन द टू फंक्शन ऑफ मनी हो गया। आगे बढ़िए, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट इन बैंक। देखिए इसको वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट इन बैंक कहाँ पे लिखे थे, राइट द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन व्हाई द पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और एक्सप्लेन द ब्रीफली एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर सोल्यूशन देते हैं, गवर्नमेंट बजट। ये भी चैप्टर नहीं, सब खत्म कर देंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सब मैक्रो का पार्ट है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। माइक्रो में टाइम लगता है ना, तो माइक्रो खत्म होगा, ये सब खत्म। ये सब क्या, सब लोग सब आराम से समझिए, पढ़िए, याद करिए, एकदम अच्छे से रिजल्ट करिए, कोई टेंशन मत रहिए। ठीक, तो क्या बोल रहे थे, दिस इज द गिवन मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर दिया हुआ बजट का क्या क्या होता है। पहला, एक्टिविटी टू सिक्योर द रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन भी करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी क्या है, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, और क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपर्टाइज। ये आपका एनसीईआरटी से उठा है सारा का सारा यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है ना, कि रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को रीअलोकेशन दोबारा बांटती है। गवर्नमेंट हैज क्या, रीअलोकेट रिसोर्सेज विद द सोशल एंड इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। देखते हैं कहाँ पे रिसोर्स हमको बांटना है। ठीक है, और तो फर्स्ट में है कि वैसे वैसा काम करो, वैसे वैसा एक्टिविटी होता है गवर्नमेंट बजट की मदद से, क्या करते हैं, सिक्योर रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मुझे कुछ रिसोर्स को रीअलोकेशन करना है, मैंने उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांटना, तो उसके बारे में। ठीक, तो गवर्नमेंट हैज रीअलोकेट द रिसोर्सेज विद द सोशल एंड इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, सोच के कहाँ पे हमको कैसे क्या करना है। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्स, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सोचती है, यहाँ पे वो सब काम करती है। रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, रिड्यूस द इनइक्वालिटी, यानी गरीब को कितना दिन, अमीर को कैसे क्या करना है ना, तो उसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पे, गरीब के पास नहीं चला। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे प्लान कर रही है कैसे कैसे देना है, और यहाँ पे करके दिखा रही है। तो सब किसका मदद से होता है, गवर्नमेंट बजट की मदद से होता है। इसके बाद स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, ये भी आपका है। तो गवर्नमेंट ट्राई टू प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड मेंटेन द इकोनॉमी स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव ना हो, तो उसके लिए भी बजट की हेल्प लेती है। और ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे, बजट चैप्टर पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा रिकॉल वहाँ पर हमको भी होगा, कुछ कुछ टॉपिक निकल जाए माइंड से, आप लोग को तो कंप्लीट करा ही देंगे। तो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एक्सपर्टाइज, तो ये भी आपका है किसे, गवर्नमेंट अंडरटेक द कमर्शियल एक्टिविटी दैट आर नेचर और नेचुरल मोनोपोली एंड हैवी मैन्युफैक्चर थ्रू द पब्लिक इंटरप्राइजेज। देखिए गवर्नमेंट एक और यहाँ पे काम दिखा रहा है कि जो भी पब्लिक सरकार की जो कंपनियाँ होती हैं, तो उसको क्या करती है, अंडरटेक द कॉमर्शियल एक्टिविटी दैट्स आर द नेचर ऑफ द मोनोपोलीज, यानी कि जो इसका एक्टिविटी है, व्यापार से लेन देन, तो उसको भी अपने अंडर में करती है। तो सब कुछ इसके मदद से होता है गवर्नमेंट बजट से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग थ्रू। देखिए इस टॉपिक को अच्छे से नहीं बता पाए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमको माइंड से निकल गया है, तो इसीलिए एनसीईआरटी का था ना, तो यहाँ पे हम लोग जो नोट से पढ़े तो वहाँ पे सब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, 2-2 लाइन है। तो जब पढ़ाएंगे बजट चैप्टर तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसको भी कर लेना होगा। चलिए, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम लोग लिखे भी थे। देखिए क्या होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके बाद लॉन्ग देखेंगे हम लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, तो ये उसी चैप्टर का ही पार्ट है। देखिए क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ब्रिंग चेंज इन द करंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी इनकम। अभी का जो इकोनॉमी का इनकम जो करंट में है, तो उसके बारे में, लेन देन कितना हो रहा है तो उसके बारे में बताता है। ठीक, क्या चेंजिंग हो रहा है उसमें। इसके बाद कैपिटल ट्रांजेक्शन ब्रिंग्स ए चेंज इन, क्या है, चेंज इन द कैपिटल और स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। ये जो ट्रांजेक्शन होता है लॉन्ग टर्म में होता है, तो ये आपका स्टॉक जो फाइनल है तो उसके बारे में दिखाता है कि कितना चेंज हुआ है इन स्टॉक, इकोनॉमिक स्टॉक में कितना चेंज हुआ। ये करंट में दिखाएगा कि आज कितना हुआ, इस साल कितना हुआ, ये 5 साल का दिखा देगा कितना चेंज हुआ लेन देन से। ठीक है, इट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो है, इंक्लूड ऑल द इनकम ऑफ द नेचर, ऑल द आइटम ऑफ द फ्लो ऑफ नेचर, कितना आइटम फ्लो हो रहा है, करंट में काम कितना हो रहा है कंट्री का लेन देन बाहर से। एंड इट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट हैज इंक्लूड ऑल द आइटम एक्सप्रेसिंग चेंज इन स्टॉक वगैरह भी इसमें रहता है इंक्लूडेड। ठीक है, करंट अकाउंट आपका विजुअल ट्रेड जो दिख रहा है, इनविजुअल ट्रेड भी होते हैं। विजुअल ट्रेड जैसे कि फिजिकल थिंग्स का विजुअल, इनफिजिबल सर्विसेज का जो होता है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, इनकम, रिसीव्ड पेमेंट्स वगैरह सब होता है। और कैपिटल में आपका बोरोविंग, लेंडिंग, उधार लेना देना, प्लस एब्रोड से, प्लस इन्वेस्टमेंट हुए एब्रोड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, लॉन्ग टर्म में जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का लेन देन है, सब कुछ इस शॉर्ट टर्म का जो फर्स्ट ईयर में हो रहा है काम, उसके बारे में करंट अकाउंट। ठीक है, तो दोनों आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, तो चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से कर देंगे। तो
कंट्री का जो भी लेन देन होता है पैसा कौड़ी, तो वहाँ को दिखाता है कैसे क्या हो रहा है, कितना इकोनॉमी का क्या बोलते हैं इनकम में चेंज हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। तो इस साल क्या हो रहा है, उधर 5 साल से क्या कैसे क्या था, तो दोनों दिखाता है। तो आपका लॉन्ग है, आपका शॉर्ट है, करंट और कैपिटल आपका। इसके बाद एक दो क्वेश्चन ऊपर में था ना, छूट गया था। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव हो गया। एक्सप्लेन वाई द पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इसको दिखाते हैं 12 नंबर का। और उसके बाद 12 नंबर कहाँ था, रुकिए थोड़ा सा ढूंढते हैं। देखिए यहीं पे है, क्वेश्चन में था कि पब्लिक गुड्स जो है ना सरकार ही क्यों देती है। तो देखिए पब्लिक गुड्स आर नेसेसरी फॉर डेली कंजप्शन, ठीक ना, फॉर डेली लाइफ एंड नेशनल डेवलपमेंट। पब्लिक गुड्स यानी कि जो हम लोग जो पर डे यूज करते हैं, ठीक ना, जो नेशनल डेवलपमेंट में जिसका यूज होता है। इसके बाद सप्लाई ऑफ, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं ना, और कलर लेते हैं तब अच्छा सा देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है चलिए। तो कह रहा है कि सप्लाई ऑफ दिस गुड्स कैन नॉट बी इग्नोर, इस गुड्स का सप्लाई जो है ना डेली का यूज में है, तो उसको तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट होल्ड एनी इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटी, और जो प्राइवेट सेक्टर है कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है सब एक्टिविटी में, बिकॉज दीज आर द गुड्स आर नॉट प्रॉफिटेबल एंड डोंट हैव ए प्रॉफिटेबल मार्केट। इस गुड्स का में तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ना ही प्रॉफिटेबल मार्केट है, ठीक है। थस द गवर्नमेंट टैक्स द क्या है, टैक्स टैक्स यहाँ पे क्या लिख दिया, वंस होगा ना, टैक्स ऑन अस ऑफ सप्लाइंग दिस गुड्स। तो ये सब गुड्स को हम लोग पे कौन सप्लाई करेगी, सरकार लेती है। कि जो पब्लिक गुड्स है ना, अगर प्राइवेट कंपनी करेगी तो पैसा देखेगी मोटिव, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो सप्लाई करेगी नहीं। और पब्लिक गुड्स वैसा गुड्स डेली नेसेसरी लाइफ में जो यूज़ होता है, तो इसीलिए वो सब सरकार यूज करती है, सरकार देती है, ठीक है ना। राशन हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो सब पब्लिक गुड्स है। तो ये सब कौन देती है, ये सब गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका रह चुका था इसमें से, शॉर्ट में से। और ये तो आज जो बताएंगे ना, आज बस 2 ही सेक्शन बताएंगे, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा, जैसे जैसे माइंड में सबको बैठाना है, याद रट के समझ के याद कर, जैसे होता है एकदम माइंड में सब बैठ जाना चाहिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कैसे कैसे। चलिए आपका एक क्वेश्चन और कहीं पे छूट गया था ना, एक्सप्लेन द टू फंक्शन हो गया, एक्सप्लेन द वेरियस डिपॉजिट, हाँ यहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, ठीक। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, नोट्स में देखिए तो है कि नहीं, ये तो बिल्कुल नोट्स में है, ठीक है। तो नोट्स फॉलो करिएगा तब ना, सब कुछ है वहीं से, देखिए वहीं से लिए हैं। राइट द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एक और क्वेश्चन है, जल्दी से दोनों खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका होगा। चलिए देखिए, वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट आ गया आपका, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या हो, जल्दी में पढ़ाया, हाल फिलहाल का पढ़ाया वो टॉपिक है, देख लीजिए। डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू कॉल्ड क्या है, करंट डिपॉजिट, जो भी जल्द में करंट डिपॉजिट किए हैं। एंड द डिपॉजिटर्स क्या कैन विथड्रॉ मनी, जब वो चाहेगा तब, वेन दे लाइक, जब वो चाहता है। बैंक डजेंट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट, वैसे डिपॉजिट बैंक भी कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देती है, अब इन लोग भी अपना जब मतलब निकाल सकते हैं इस पैसे को। तो ये आपका इसका नाम है करंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, तो सेविंग डिपॉजिट आर दो डिपॉजिट, वैसे डिपॉजिट होते हैं ऑन विच द बैंक पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, कुछ देती है इस पर, ठीक है ना, टू द डिपॉजिटर्स डिपॉजिट, बट प्ले सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर विथड्रॉ, लेकिन निकालने में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो उसको मानना रहता है, पैसा आप जब मतलब नहीं निकाल सकते उसमें, ठीक। द इंटरेस्ट पेड ऑन द सेविंग डिपॉजिट इज लेस देन दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, लेकिन जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कम दिया जाएगा एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है फिक्स में। तो फिक्स क्या होता है इसको देख लीजिए। इन दिस द मनी इज केप्ट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, कुछ टाइम के लिए इसमें रखा जाता है, इसका नाम ही है फिक्स डिपॉजिट। एंड द डिपॉजिटर्स इन द सच अकाउंट्स बिकम द पेबल ऑन द क्या है, द मेच्योरिटी ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट्स वाज मेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मनी डिपॉजिट इन द सच अकाउंट्स बिकम पेबल, ठीक है, उसको पे कर सकते हैं ओनली ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट वाज। देखिए ये पैसा तभी आपको मिल पाएगा जब पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, पेबल तभी हो पाता है जब आपको पैसा बोले 5 साल, तो 5 साल कंप्लीट होगा तभी आपको रिटर्न मिलेगा, वही यहाँ पर बोल रहा है, ठीक। और देखिए और क्या है, इसको आप करिए, सॉरी इसको यहाँ करिए। चलिए इसके बाद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट, फिक्स में ज़्यादा मिलेगा। एंड दिस डिपॉजिट ऑल्सो नोन हैज क्या है, डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट को बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ न्यू टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज करंट डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, बार बार। इन दिस द डिपॉजिटर्स मेक्स रेगुलर डिपॉजिट्स ऑफ द सम ऑफ अ फिक्स पीरियड, एग्जाम्पल में RS 500 पर मंथ 5 ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट, इसमें भी आपका मिलता है रेट वगैरह। तो 3 टाइप का डिपॉजिट है, तीनों को तो अच्छे से समझाई दिया, नोट्स में समझाते पढ़ाते वक्त भी, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए एक और था कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में देख लीजिए क्या क्या होता है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी डिफाइन है द वैल्यू, टोटल वैल्यू इज द हाउस होल्ड, द गवर्नमेंट
क्या है, और फार्म, सब कुछ। विलिंग टू स्पेंड फॉर द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, ये सब जो खर्च इकोनॉमी में जो करते हैं कंजप्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्च करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एडी जो CIG(x-M) क्या है, एग्रीगेट डिमांड का डिफिनेशन ऊपर में अच्छा से था, यहाँ पे अच्छा से नहीं है, ठीक है। फिर भी एग्रीगेट डिमांड हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कंजप्शन करती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, और उसके बाद गवर्नमेंट क्या खर्च करती है गुड्स सर्विस पे, उसका नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो सारा का सारा है, ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ, तो चैप्टर को जरूर पढ़ लेना है, केवल नोट से सब पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ खत्म करिए, लॉन्ग क्वेश्चन कल डिटेल में अच्छे से बना के लाएंगे सारे को, तो हम लोग कल उसको कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे आपका सेक्शन सी को लेकर। तो आज के लिए क्या करिए, पढ़िए समझिए, और जो जो बता दिए गया उसको याद कर लेना, माइंड में बैठा लेना है, ताकि रिजल्ट में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।